तो कल क्या पढ़ाई हुआ था? अच्छा, डब्ल्यूबीसी में कुछ पॉइंट हुआ था। तो बताओ कि पर एमएम क्यूब ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितना होता है? पर एमएम क्यूब ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितना होता है? पर एमएम क्यूब ब्लड, 1 mm क्यूब ब्लड अगर लिया जाए तो हाँ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं बोल रहे हैं। डब 6000 to 8000 कितना होता है? 6000 से 1000। और इसका टोटल नंबर कितना इसका साइज कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? हाँ 12 to 20 माइक्रोमीटर। अब बात है कि ये इस तरह से क्यों है, 12 से 20 क्यों है? हम लिखवाए थे आरबीसी में, तो वहां पर लिखवाए थे कि आरबीसी का जो साइज है वो होता है 7 माइक्रोमीटर। तो फिर इसका ये 12 से 20 के बीच में क्यों है? या तो 12 हो या 13 हो या 15 हो या 16 हो, ये 12 से 20 क्या है? तो मतलब ये है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, और वो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को देखा जाएगा। और वो जो अलग अलग टाइप है सबका साइज अलग अलग होता है। तो इसलिए ये 12 मतलब कुछ का साइज 12 होता है, कुछ का 15 होता है, कुछ का 19 होता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर जो है रेंज में होता है साइज। तो अभी हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी का टाइप, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना? तो डब्ल्यूबीसी जो होता है ये टोटल 2 टाइप का होता है। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, 2 टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और एक को बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी तो हुआ 2 टाइप का, एक हुआ ग्रेनुलोसाइट और एक हुआ अग्रेनुलोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है? कुछ दाना है ना। देखो जो डब्ल्यूबीसी होता है एक सेल है, इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो अगर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और अगर ये ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट हैं इसको क्या बोलते हैं? अग्रेनुलोसाइट। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या है, क्या फंक्शन, ये सब नहीं जानना है, पहले सुन लो, लिखने के लिए टाइम देंगे लिख लेना। ये इसका वैसे भी इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डेली अपलोड हो जाता है, तो वहां से भी लिखना। सुन लो सुन लो सुन लो, बाद में लिखना। इधर देखो पहले, कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का। अच्छा डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ना ना ऑप्शन दे देते हैं, चलो। ऑप्शन में है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब कि अगर डब्ल्यूबीसी में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स क्या है वो सब नहीं जानना है। तो ग्रेनुलोसाइट मतलब कि 2 टाइप का है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। अब ये जो होता है ये होता है फिर 3 टाइप का। एक को बोलते हैं बेसोफिल, दूसरे को बोलते हैं इजिनोफिल, और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। तो यह 3 टाइप का हुआ। वैसे ही जो अग्रेनुलोसाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट। ठीक है ना, लिखने का टाइम देंगे, बोले देख लो। तो ये 3 टाइप का हुआ। कौन कौन हुआ? बेसोफिल, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बेसोफिल होता है 0.5 to 1%, इजिनोफिल होता है 1 to 5%, न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65%, मोनोसाइट होता है 10 से 20%। ये बता दें, ये होता है 20 to 40%। और फिर ये लिम्फोसाइट होता है 2 टाइप का, एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, देखो इसमें से बात है कि ये बी और टी का क्या मतलब है ना। बी और टी का क्या मतलब है? पहली बात तो ये जितना भी ब्लड का सेल है, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, ये तीनों का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तीनों का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। कहाँ पे होता है? बोन मैरो। समझते ना बोन मैरो? नहीं समझते? बोन समझते हो? देखो जो बोन होता है, बोन के अंदर होता है बोन मैरो। बोन जो होता है, नहीं नहीं, जो बोन होता है ना, जो भी बोन्स होते हैं, सब बोन्स नहीं, जो बहुत बड़े बोन्स हैं कि फीमर, थाई बोन, सबसे बड़ा बोन बॉडी में कौन सा है? थाई बोन। तो जो फीमर हो गया, या फिर जो सबसे जो छोटा बोन है स्टेप्स है ईयर में, तो जो बहुत छोटा या बहुत बड़ा बोन है उसमें बोन मैरो नहीं होता है।
जो मीडियम साइज का बोन है उसके अंदर ना कुछ कुछ मैट्रिक्स होता है, कुछ सबस्टांस होते हैं बोन के अंदर, है ना, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। बोन के अंदर होता है, जो बोन हो गया मान लो ये बोन है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। तो जो बोन मैरो है उसी में सारे के सारे ब्लड सेल बनते हैं, चाहे वो आरबीसी है या डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, ये तीनों बनता कहाँ है, बोन मैरो में, ठीक है। तो कुछ लिम्फोसाइट जो है वो बनने के बाद बोन मैरो में ही रह जाता है, तो उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। कुछ लिम्फोसाइट बनने के बाद यहाँ पर एक बोन है, इसका नाम है एस्टर्नम, यहाँ पर एक हड्डी है, इसका नाम है एस्टर्नम। एस्टर्नम के पीछे एक ग्लैंड है, नाम है थाइमस। क्या नाम है इसका, थाइमस। जो ये थाइमस है, इस थाइमस में कुछ लिम्फोसाइट आकर मैच्योर होते हैं, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। उसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। इसको लिखना है। हो गया, लिख लिया। तो तीनों के तीनों जो ब्लड सेल्स हैं वो सब कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में, ठीक है ना। यहाँ पर बी लिम्फोसाइट के बी का मतलब क्या है, बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब क्या है, थाइमस, ठीक है ना। चाहो तो लिख लेना, टी के लिखना ब्रैकेट में थाइमस, THYMUS, थाइमस, THYMUS, THYMUS। वैसे ही बी लिम्फोसाइट लिख लेना है, बी के ब्रैकेट में बोन मैरो। बी लिम्फोसाइट में जो है बी के लिख लेना है ब्रैकेट में बोन मैरो। लिख लिए, बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है, बोन के अंदर पाया जाता है, इसमें सारे सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। बनने के बाद जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही रह जाता है उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और जो चल जाता है थाइमस में उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। अब दोनों का क्या काम है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज क्लास 12 का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें केवल इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। ये दोनों वहाँ पर पढ़ाई होगा। अभी बस याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों दोनों WBC का टाइप है। WBC का टाइप है लिम्फोसाइट, और इसी का टाइप है ये दोनों। बाकी सब चीज़ विस्तार से इसके बारे में 4-5 क्लास होगा 2-2 घंटे का, जो खाली उस चैप्टर में होगा। बताओ इसका फंक्शन क्या होता है, WBC का, WBC का फंक्शन क्या होता है, WBC का क्या फंक्शन होता है, कि यह क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है। ऐसा लिखवाया था ना इसको, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, देखो उतना ही तो था, लिखवाया कितना, क्या था उसमें, फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, पैथोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैथोजन, ठीक है, याद रहेगा। चलो थर्ड लिखना है, प्लेटलेट्स। थर्ड लिखना है प्लेटलेट्स, या प्लेटलेट्स को ही क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट।
ठीक है, लिखना है इट इज 1,50,000 to it is 1,50,000 to 3,50,000. It is 1,50,000 to 3,50,000 per mmq of blood. Per mmq of blood. It is 1,50,000 to 3,50,000 per mmq of blood. मतलब कि 1 mmq ब्लड में आरबीसी कितना था, 50 से 55 लाख था, डब्ल्यूबीसी कितना था, 6,000 to 8,000, और प्लेटलेट्स कितना है, 1,50,000 to 3,50,000। ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स का साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 1 माइक्रोमीटर हाउ मच मीटर? कितने मीटर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर? 6 की -6 -6। इसका साइज होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर। अच्छा, फिर भी कोई अगर पूछता है कि विच इज स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन है, हम लोग किसको बोलते हैं? आरबीसी को। लिखवाए भी थे शुरू में सेल वाले चैप्टर में कि सबसे छोटा सेल किसको माना जाता है? आरबीसी को माना जाता है। बॉडी में सबसे छोटा सेल होता है आरबीसी, और सबसे बड़ा सेल कौन होता है? नर्व सेल। कौन होता है? नर्व। जो नर्व सेल सबसे बड़ा सेल है, जो आरबीसी सबसे छोटा सेल है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका साइज है 2 से 3 माइक्रोमीटर, और आरबीसी का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। फिर छोटा तो ये हुआ ना, छोटा आरबीसी कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि ये सेल नहीं है, प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है। आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी भी सेल है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लेकिन प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है। बल्कि बोन मैरो में ही एक बड़ा सा सेल होता है, इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। उसके टूटने से ये बनता है ना, मेगा कैरियोसाइट के ब्रेक होने से ये बनता है। इसलिए ये जो है सेल नहीं है। तो लिखना है इट इज फ्रेगमेंट ऑफ, इट इज फ्रेगमेंट ऑफ, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़ा। इट इज फ्रेगमेंट ऑफ, it is fragment of very large cell, it is fragment of very large cell, very large cell present, it is fragment of very large cell present, present in the bone marrow, present in the bone marrow, present in the bone marrow, called megakaryocyte, present in the bone marrow called megakaryocyte, present in the bone marrow called megakaryocyte। ना तो बहुत ही बड़ा सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? बोन मैरो में, और उसी के फ्रेगमेंट से जो है ये बनता है प्लेटलेट्स। पास है कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? क्या फंक्शन होता है बताओ? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? कि ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। या फिर कट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। लिखना है इट इज इट प्लेज, इट प्लेज, इट प्लेज, इट आई टी, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, it plays very important role, it plays very important role, 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 rol, it plays very important role in clotting of blood, very important role in clotting of blood।
ठीक है, तो ये था प्लेटलेट्स के बारे में। चलो तो सब इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए पूरा ब्लड सेल के बारे में। अब पढ़ना है ब्लड ग्रुप, टॉपिक लिखना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है पता होगा कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और अरे सी नहीं होता, ओ ओ, ए बी, ए बी ओ, 4 टाइप का होता है। देखो ब्लड ग्रुप जो होता है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से ह्यूमन बींग में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एबीओ। ये ब्लड ग्रुप केवल ह्यूमन बींग में पाया जाता है ना। एबीओ मतलब वही ए बी ए बी ओ, 4 टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई और अगर जानवर है, काऊ है या कोई और एनिमल है, तो उसमें ये एबीओ ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है। उसको अलग अलग ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप होता है, आरएच फैक्टर होता है, बहुत तरह के होते हैं। लेकिन हम लोग अभी केवल इंसान के बारे में पढ़ रहे थे। इंसान में कौन सा पाया जाता है? एबीओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। और एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर, एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर। जो कार्ल लैंड स्टीनर थे इन्होंने ही 1901 में ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था। इन्होंने ही बोला था कि हर एक ह्यूमन का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता है, बल्कि वो 4 टाइप का होता है। तो लिखना है एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर, ABO blood group was discovered by Carl Landsteiner in 1901. ABO blood group was discovered by Carl Landsteiner in 1901. ABO blood group was discovered by Carl Landsteiner in 1901. 1901 लिख लिए। तो एबीओ ब्लड डिस्कवरी कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अब बात है कि ये होता कैसे है, ये कैसे मतलब क्यों आखिर किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है? अच्छा, ये चारों क्यों अलग अलग होता है? पहली बात। दूसरी बात कि क्या सब ब्लड सबको दे सकते हैं कि नहीं, कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। मान लो किसी का अगर ए ब्लड ग्रुप है तो क्या उसको बी ब्लड ग्रुप देना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं? ओ ब्लड ग्रुप सब दे सकते हैं। किसी का अगर ओ ब्लड ग्रुप है अपने ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है ना। किसी का अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो सबसे ब्लड सबको दे सकता है। ओ हाँ, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको किसी को भी दे सकता है ब्लड। अब वहां पर भी एक चीज आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। सुने ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव का हो गया इसको ए, अरे कट जाओ, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इस तरह से। तो जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है? ए पॉजिटिव क्या है, बी पॉजिटिव क्या है, ओ नेगेटिव क्या है, ओ पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है? तो सब देखा जाएगा। हालांकि ब्लड ग्रुप जो है, नहीं नहीं कटा, ब्लड ग्रुप जो होता है ये अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप जो होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है क्लास 12 में। क्लास 12 में एक चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस, उसमें विस्तार से आएगा ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी हम लोग केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे और इतना पढ़ना भी जरूरी है उसको समझने के लिए, क्योंकि वहाँ विस्तार से आएगा कि ब्लड ग्रुप का रियल कारण क्या है, क्यों किसी का ए होता है, क्यों बी होता है। बाकी यहाँ भी समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होगा, विस्तार से होगा क्लास 12 चैप्टर में। तो क्या लिखे थे? एबीओ ब्लड ग्रुप ना, एबीओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि यही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि यही इंसानों में पाया जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। नहीं नहीं, जानवर बारे में नहीं पढ़ना है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो इसका डिस्कवरी कौन किया था? डिस्कवरी कौन किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए बात ऐसा है कि ये आरबीसी है। ये क्या है? आरबीसी। समझते हैं ना आरबीसी? फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। और आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसके पास भी है। तो वहां पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है इनको? एंटीजन। और इन्होंने कहा, किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, कि देखो जो आरबीसी पर जो एंटीजन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। एक कौन होता है? एंटीजन ए और एक कौन होता है? एंटीजन बी। अगर किसी के आरबीसी पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? बी। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी। कोई ब्लड ग्रुप नहीं, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ। तो इस तरह से ये चारों ब्लड ग्रुप होता है। मतलब कि जो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीजन। कितने प्रकार का होता है? दो। अब बात है कि एंटीजन क्या है और मतलब ई ए और बी क्यों होता है, उसका बारे में पढ़ना है 12th क्लास में। अभी केवल इतना समझना है कि आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या नाम है? एंटीजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो, ए और बी। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी कौन होगा? बी। दोनों एंटीजन है तो ए बी, कोई एंटीजन नहीं है तो उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अब एक बात और है, जो आरबीसी पर एंटीजन है वैसे ही जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, अच्छा बताओ तो, ब्लड के प्लाज्मा और ब्लड के सेल में कौन ज्यादा होता है? प्लाज्मा की सेल। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल में से कौन ज्यादा होता है? प्लाज्मा की सेल। कौन कितना परसेंट होता है? पेज पलटना है, पीछे लिखवाए हुए हैं, देख के बताना है। कौन कितना परसेंट होता है? ब्लड प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल कितना होता है? 45%। ठीक है, तो जिस तरह से ब्लड आरबीसी पर दो एंटीजन है, वैसे ही जो प्लाज्मा होता है इसमें भी दो एंटीबॉडी होते हैं। सुन लो ध्यान से। जिस तरह से एंटीजन होता है आरबीसी पर, एंटीजन कहाँ होता है, वैसे ही एंटीबॉडी पर एंटीबॉडी होते हैं प्लाज्मा में। और एंटीबॉडी भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी ए और एक कौन होता है? एंटीबॉडी बी। अगर किसी का एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर हाँ, अगर दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगा। उल्टा, तो उल्टा कर, ठीक है ना। अब मान लो कि पूछे कि ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है? एंटीबॉडी। कौन प्रेजेंट है? एंटीबॉडी। ओ ब्लड ग्रुप बोल रहा है मतलब एंटीजन नहीं है, तब एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगा, तो ए भी एंटीबॉडी हो जाएगा। तो इस तरह से होता है ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ठीक है ना। जिसको हम थोड़ा लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। ये हो गया एंटीजन, यहाँ लिख दिए एंटीबॉडी, और यहाँ लिख दिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। एंटीजन कहाँ होता है? ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। एंटीबॉडी कहाँ होता है? ऑन सेल मेम्ब्रेन, सॉरी क्या लिख रहे हैं, कहाँ होता है एंटीबॉडी बताओ? एंटीबॉडी कहाँ होता है? अभी नहीं बताया प्लाज्मा में, तो बोल कहीं रहे थे, तो क्यों नहीं बोल रहे थे? गलती लिख रहे हैं हम। हम जानबूझ के लिख रहे हैं, तुम ध्यान कहाँ है? देखने ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, ध्यान देखो, पहले बाद में लिखना है। ये हो गया आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर, ये होता है प्लाज्मा में। अब देखो, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन होता है? बी। अब ब्लड ग्रुप भी कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो एंटीजन होता है वही ना ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन हो जाएगा? ए। अब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। अगर दोनों एंटीजन है तो क्या कोई भी ब्लड एंटीबॉडी कोई भी होगा? नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो क्या होगा? दोनों एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे होगा ना, इसमें दोनों एंटीबॉडी होगा। देखो, अगर कोई नहीं है, अगर दोनों है तब इसमें कोई नहीं है, अगर इसमें कोई नहीं है तो इसमें दोनों होगा। अब ब्लड ग्रुप कौन होगा इसका? ओ होगा। अब इसमें से कोई पूछे कि मान लो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? तो ए वाले को ए भी दे सकता है, और साथ में कौन दे सकता है? ओ दे सकता है। सेम वाला सेम वाले को दे सकता है ना, लेकिन ओ सबको दे सकता है। और ए किसको दे सकता है? तो ए दे सकता है ए को, और किसको? ए बी को। ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, सेम वाला को दे सकता है और साथ में ए बी को दे सकता है।
और इसको भी नहीं, ए बी वाले खाली ए बी वाले को देगा। हाँ, सबसे ले सकता, दे नहीं सकता। वैसे ही किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसको कौन कौन देगा, बी भी देगा और ओ भी देगा, और ये किसको देगा, बी को देगा और ए बी को देगा। वैसे ही ए बी को तो सब दे सकता है, ए भी, बी भी, ए बी भी और ओ भी, लेकिन ए बी केवल देगा किसको, ए बी को, और किसी को नहीं। वैसे ही ओ वाले को केवल ओ दे सकता है, और ओ दे सकता है सबको, ए को भी, बी को भी, ए बी के भी और ओ को भी, सबको दे सकता है। तो इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सबसे ले सकता है, और ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, कि सबको दे सकता है। लिखना है इसको। इसको लिखवा देते हैं, लिख ले पहले इतना। यहाँ लिखते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप बोलते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ओ सबको ब्लड दे सकता है और ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। अब यहाँ पर एक बात और आता है, पॉजिटिव निगेटिव, कि ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है, और उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अगर किसी का ए निगेटिव है तो वह ए पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता है, लेकिन अगर ए पॉजिटिव है तो वह ए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो दोनों से ब्लड ले सकता है। बात ये हो क्यों, लिख लिए। इसमें कोई दिक्कत है पहले पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर कोई दिक्कत नहीं ना है। एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी में, ठीक है ना। एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, एंटीजन के आधार पर कि एंटीबॉडी के आधार पर। ब्लड ग्रुप जो है वह एंटीजन से तय होता है कि एंटीबॉडी से तय होता है, एंटीजन से। देखो ना, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए है ना, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी है। तो जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो किससे हो रहा है, एंटीजन से ना हो रहा है। लिख लिया, जल्दी लिखो।
हो गया। अब समझना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कहने का क्या मतलब होता है। देखो जिस तरह से ये सब प्रोटीन होता है, हो गया, वैसे ही वैसे ही क्या होता है कि कुछ और प्रोटीन जो बोलते हैं आरएच फैक्टर, क्या बोलते हैं इनको, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर कहाँ पाया जाता है, बंदर में, मंकी। एक मंकी पाया जाता है कैलिफोर्निया में जिसका नाम है रेसियस मंकी। क्या नाम है मंकी का, रेसियस मंकी, रेसियस मंकी। जो ये रेसियस मंकी होता है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, वहां के जंगलों में या कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो ये रेसियस मंकी जो है, इसके ब्लड में कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच मतलब यही रेसियस, क्योंकि इसके ब्लड में पाया जाता है इसलिए इसको आरएच फैक्टर कहा जाता है। अब जिस इंसान में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसके में आरएच फैक्टर अब्सेंट है उसको बोलते हैं निगेटिव ब्लड ग्रुप। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, हाँ मंकी में पाया जाता है लेकिन इंसान में भी पाया जाता है। सभी मंकी में पाया जाता है, रेसियस मंकी में सब में पाया जाता है, इंसान में सब में नहीं पाया जाता है। किसी में होता है किसी में नहीं होता है। अब चूंकि इंसान भी किससे बना है, मंकी से ही ना बना है। आज से अगर कुछ करोड़ साल पहले चल जाओ तो आज का इंसान क्या था, मंकी था। इसलिए मंकी में जो चीज पाया जाता है वो इंसान में भी पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इंसान में और चिंपैंजी में, नाम सुने चिंपैंजी का, हाँ, तो इंसान में और चिंपैंजी में केवल 0.1% जीन का डिफरेंस है। 99.9% सेम है इंसान और चिंपैंजी। अगर 0.1% चेंज कर देंगे इंसान में तो इंसान चिंपैंजी बन जाएगा। तो इतना ज्यादा सिमिलरिटी है। वैसे ही इंसान में और जो पेंगुइन होता है, नाम सुने पेंगुइन का, पक्षी होता है पेंगुइन। तो जो पक्षी है पेंगुइन, हाँ, हाँ, जो पेंगुइन है और जो ह्यूमन है, इसके जीन में केवल 2% का डिफरेंस है। मतलब 2% क्रोमोसोम में चेंज कर देंगे, जीन में चेंज कर देंगे तो इंसान पेंगुइन बन जाएगा। मतलब इतना ज्यादा सिमिलरिटी है, तो इंसान की बहुत अलग नहीं है बाकी जंतु से। हाँ ये बात है कि इंसान पौधा से काफी अलग है ना। इंसान में और जो बनाना प्लांट होता है, केला का पौधा, उसके जीन में 25% डिफरेंस है। मतलब अगर इंसान के जीन में 25% चेंज कर देंगे तो केला का पौधा बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो नहीं है। इसीलिए जो ये रेसियस मंकी होता है, इस रेसियस मंकी के ब्लड में जो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, ये आरएच फैक्टर बहुत सारे इंसान में पाया जाता है। जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोल देंगे, आरएच पॉजिटिव, और इसमें नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं आरएच निगेटिव। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके ब्लड में आरएच फैक्टर है तो उसको बोल देंगे आरएच पॉजिटिव। आरएच फैक्टर नहीं है तो आरएच निगेटिव। 80% इंसान आरएच पॉजिटिव होता है। 80% ह्यूमन बींग का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 80%, हर एक में 100 में से 80 आदमी के ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाता है। इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव का निर्धारण होता है। तो लिखना है इसको, बोलते हैं, चलो लिख देते हैं यहीं पे। एनदर लिखना है, एनदर प्रोटीन called RH factor present in the blood of another protein called RH factor present in the blood of human in whom it is if it is present then called RH positive blood, and if absent then called RH negative।
देखो पहले वाले में लिखे हैं प्रेजेंट, दूसरे वाले में लिखे हैं अब्सेंट। प्रेजेंट है तो आर एच पॉजिटिव, अब्सेंट है तो आर एच निगेटिव। हो गया। तो इसमें अगर देखा जाए तो अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है ना, ए निगेटिव है, तो ए निगेटिव वाले को हम ए पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं। बात है क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि अगर बॉडी के बाहर का कोई भी चीज आता है जो कि बॉडी में पहले से नहीं है, तो बॉडी उस पर अटैक कर देता है ना। मतलब बॉडी को अगर लगता है शरीर के अंदर जो कुछ लिम्फोसाइट बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे पार्ट हैं बॉडी के जिनको अगर लगता है कि ये चीज मेरा नहीं है, तो उस पर वो क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं। अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, ठीक, मतलब उसके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है, नहीं ना है। अब उसको अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया गया, तो पॉजिटिव वाले में क्या है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये जाएगा तो बॉडी को लगेगा कि तो मेरा नहीं है, ये बाहर से आ गया है, तो उस पर अटैक कर देगा और अटैक करके उसको मार देगा। उससे फिर क्या होगा कि बॉडी के अंदर फिर युद्ध युद्ध शुरू हो जाएगा ना, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा और फिर उससे इंसान का मौत हो सकता है ना। तो इसलिए या उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, बॉडी उस ब्लड को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से कुछ नहीं बोले ना, फिर इंसान फिर मतलब प्रॉब्लम होगा अलग टाइप का, ये आर एच फैक्टर जाएगा तो फिर इसे बॉडी में जो है इम्यूनिटी प्रभावित होगा, मतलब नहीं दे सकते हैं, दिक्कत होगा, उससे मौत भी हो सकता है। इतना भी हो सकता है कि मौत हो जाए इंसान का। अगर मान लो किसी का पॉजिटिव है, तो बताओ इसको हम कौन दे सकते हैं, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला कि दोनों? इसको हम दोनों दे सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव है, बिकॉज आर एच फैक्टर है, तो अगर इसके पास ए पॉजिटिव भी आया तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास पहले से है। ए निगेटिव भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास आर एच फैक्टर है ही नहीं, ठीक है ना। तो दोनों दे सकते हैं इसको, मतलब पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं दोनों, निगेटिव वाले को केवल दे सकते हैं निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला नहीं दे सकते। तो अगर कोई पूछे कि बताओ कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में से यूनिवर्सल डोनर कहना किसको सही है, पॉजिटिव को कि निगेटिव को? ओ पॉजिटिव बोले ना कि ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं कि सबको ब्लड दे सकता है। इसमें से ज्यादा सही किसको है कहना, पॉजिटिव वाले को या निगेटिव वाले को? अरे पॉजिटिव वाला क्या निगेटिव वाले को ब्लड दे पाएगा? पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला ब्लड दे पाएगा नहीं ना। पॉजिटिव वाला किसको देगा, केवल पॉजिटिव वाले को ना देगा, निगेटिव वाला तो सबको दे सकता है ना, निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले को भी। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ओ निगेटिव। उसने की पूछे बताओ ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव में से यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, मतलब कौन सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव की ए बी निगेटिव? ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए बी पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव वाला भी दे दो निगेटिव वाला भी दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वाला देंगे तो इसको फर्क पड़ेगा, ये नहीं लेगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है प्रेग्नेंट ह्यूमन में। मान लो कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, अब उस महिला का ब्लड ग्रुप जो है वो निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। जो वुमेन है जो, तो उसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा है, निगेटिव, मतलब ए निगेटिव बी निगेटिव कुछ भी निगेटिव है। अब उसका जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ अगर वो पॉजिटिव हो गया, अब फर्स्ट पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि फादर पॉजिटिव था। मान लो फादर पॉजिटिव है तो उस कारण से फर्स्ट चाइल्ड कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब जब तक बच्चा जो है यूटेरस में रहेगा, गर्भाशय में यूटेरस में रहेगा, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा, डिलीवरी होगा उसका, उस टाइम में क्या होगा कि इसका जो ब्लड ग्रुप है इसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब फिर इसको लग जाएगा कि तो बाहर से कहीं से आ गया है, तो ये क्या करेगा कि इसको मारने के लिए अपना आर्मी तैयार करना शुरू करेगा। तब तक बच्चा का जन्म हो जाएगा और ये बच्चा बच जाएगा। लेकिन जो सेकंड बच्चा आएगा अगर वो भी पॉजिटिव आ गया, तब इस पहले से बनाया हुआ है अपना आर्मी, तो ये इस पर अटैक कर देगा, इसको मार देगा, सेकंड बच्चा का मौत हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये जो घटना बोले हैं इसको बोलते हैं
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? फिर सुनो, अगर कोई वोमेन है, प्रेग्नेंट वोमेन, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? निगेटिव, ठीक। उसका फर्स्ट चाइल्ड पॉजिटिव हुआ। अब जब तक बच्चा कांटेक्ट में है तब तक बच्चा का ब्लड माँ के ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता है। हाँ, माँ का ब्लड आता है, लेकिन बच्चा का ब्लड माँ के ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता है। तो उस बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा, माँ को पता नहीं चलेगा, जो मदर का बॉडी है उसको मालूम नहीं चलेगा कि इस बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन जैसे ही इस बच्चा का जन्म हो रहा होगा, डिलीवरी हो रहा होगा, उस समय मालूम चल जाएगा, उस समय कांटेक्ट में आ जाएगा ब्लड, तो माँ का ब्लड जान जाएगा कि ये बच्चा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। तो उस जैसे ही मालूम चलेगा कि पॉजिटिव था, मतलब इसमें आरएस फैक्टर है। अब माँ के बॉडी को क्या लगेगा कि बाहर से आ गया है, तो उसको मारने के लिए तैयार करना शुरू करेगा अपना आर्मी। लेकिन बच्चा का जन्म हो जाएगा और बच्चा बच जाएगा। लेकिन सेकेंड बच्चा अगर पॉजिटिव आ गया, तो अब पहले से बना हुआ है, अब बनाना नहीं, पहले से तैयार है आर्मी। तो अब बच्चा जो है उस पर ये अटैक कर देगा, और सेकेंड बच्चा का डिलीवरी के समय मौत हो जाएगा। और जितना ही पॉजिटिव बच्चा आएगा वो सबका मौत हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट के बाद जितना भी पॉजिटिव चाइल्ड आएगा सबका मौत हो जाएगा। हालांकि इसको अब रोकने का तरीका है, पहले तरीका था, 25-30 साल 50 साल पहले ये चीज़ ज़्यादा हुआ करता था, अब नहीं होता है उतना। तो जैसे ही डॉक्टर को मालूम चल जाता है कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहा है, तो माँ को ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उसके बॉडी में आर्मी नहीं बने और बच्चा बच जाए। ठीक है ना? तो अब मतलब उतना दिक्कत नहीं है, पहले हुआ करता था। तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो क्या होता है कि मतलब कि क्या समझे इससे? तात्पर्य ये है कि निगेटिव वाले को दोनों ब्लड दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले को सॉरी पॉजिटिव वाले को दोनों ब्लड दे सकते हैं, निगेटिव वाले को केवल निगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं। बस यही था। तो याद रखना है, बाकी ब्लड ग्रुप बारे में विस्तार से अभी तो मतलब जितना पढ़े उतना काफी है, लेकिन इसको विस्तार से होगा 12th क्लास में, ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इतना ही रहेगा। जाके इसको रिवाइज करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास तो शायद 7 को है ना, मंडे को है। आज कौन तारीख है? आज 3 है ना? आज 3 है और आज शायद थर्सडे है। 4 5 6 7, हाँ 7 को। तो पढ़ाई करना है, इसमें करना है।